नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं अगर आप नए बने हैं। इसी के साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य अभी इतना चल रहा है कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाता है। इसी के साथ में यदि आप तैयारी को बेहतर ही नहीं, एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में, तो एक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो शुल्क है, यानी कि वो पेड है। उसका जो चार्ज है, 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे उसमें, वो मात्र 750 रुपये में। उसका टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम प्रति सप्ताह एक साथ हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। प्रति सप्ताह हम आपको 2 टेस्ट पेपर देते हैं, जिसमें आपके 14 से 15 टेस्ट पेपर अभी तक हो भी चुके हैं, 15-16। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर क्लास के अंत में हम दूसरा नंबर देंगे, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे थे कि हम आपसे कुछ भी नहीं बचने देंगे, यानी कि जो भी आपकी जो परीक्षा है, एक्सपर्ट कहाँ से प्रश्न बनाएगा वो तो हम टेस्ट पेपर में दे ही रहे हैं आपको। जितना हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से भी आपका पेपर नहीं बचेगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं गज़ल विधा पे। लाइक, कमेंट, शेयर, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी टीचर हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप करते रहिए। गज़ल में यदि हम बात करें तो गज़ल का मतलब था, जैसे कि आपने देखा होगा रीतिकालीन कवियों ने या आदिकालीन कवियों ने, जब आदिकालीन कवियों ने तो राजाओं की प्रशंसा लिखी थी, ठीक है, और वही प्रवृत्ति फिर घूम के आपको रीतिकाल में देखने को मिली थी। अगर आप हमारी क्लास को शुरू से देखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से, यानी कि पाठ्यक्रम जिस पहली क्लास में हमने डिवाइड किया था, अगर आप उस क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी काव्य विशेष प्रवृत्ति को समझने में कहीं कोई समस्या आई होगी। यदि आपने कहीं कोई सेट या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, आपका कुछ उसमें शेष बचा नहीं होगा, ठीक है। तो रीतिकाल में क्या हुआ था कि आदिकाल में तो राजाओं की प्रशंसा में कवियों ने लिखा, चारण कवि, भाट कवि उनको कहा गया। रीतिकाल में आपने देखा होगा कि रीतिकाल में भी जो दरबारी कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे। कुछ कवियों के विषय में माना गया कि इन्होंने नायिका के रूप में राजा की प्रशंसा लिखी है, इस तरीके से देखा गया। आधुनिक काल में आए तो जब आप देखेंगे 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी, तो उसके बाद में फिर विद्रोह शुरू हो गया था, और उसके बाद में वो विद्रोह होता होता रहस्यवाद, लक्षणामूला, समस्या पूर्ति, सर्वस्व, इस तरीके की रचनाएं होते होते आप देखेंगे फिर रहस्यवाद के बाद में छायावादोत्तर में जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे कई विचारधाराएं चलने लगती थी, जैसे कि अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, शोषण, शोषित, ये सब चीज़ें चल रही थी। यहीं पे एक साथ में ही एक कहें तो एक विधा थी जिसको लिरिक भी कहा है। शमशेर बहादुर जैसे कवियों ने लिरिक भी कहा है। लेकिन गज़ल को वैसे तो सीधा सीधा उद्देश्य लिया जाता है कि जो उर्दू के जो शायर हैं, ठीक है, या उनको कहा जाए, उनकी भाषा, अपनी भाषा में कहा जाए तो कवि हैं, या जो वो नज़्म लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि राजाओं की प्रशंसा ना करके वहाँ पे उन्होंने नायिका की प्रशंसा की है, ठीक है। और जैसे हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो कवि हैं, वो जैसा कि हिंदू कवियों ने आधुनिक काल में आपने उसमें भक्ति काल में आपने देखा था कि ईश्वर को लिखा था, या सूफी काव्य की यदि हम वहाँ पे बात करें तो जहाँ पे सूफी में बात यदि करें तो ईश्वर को, परमात्मा को नायिका माना था वहाँ पे। तो उसी की परिपाटी से ये एक जो है एक लहर चली थी, और यहाँ पे आके इसको गज़ल शब्द दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं गज़ल में कि क्या है गज़ल। गज़ल की शुरुआत अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? अरबी से। गज़ल में ही एक होता है कसीदे। तो जो कसीदे हैं
वो राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाने वाला काव्य है। देखिए, राजाओं की प्रशंसा में भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकता रही है वो नायिका की रही है। यहाँ पे जो गज़लें लिखी जाती हैं वो नायिका को केंद्र करके लिखी जाती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे दुष्यंत कुमार जैसे कवियों को, गज़लकार को, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देश की समस्याओं को चित्रित किया है। ठीक है, तो ये जो मसले होते हैं इनके अनुसार गज़ल का रूप दिया जाता है। और इस समय जो वर्तमान की यदि बात करें तो हर समस्या को लेकर लिखे जा रहे हैं। विशेष नहीं है कि नायिका, हाँ, जब शुरू में लिखे गए थे तो वो नायिका को केंद्र बना के लिखी गई थी गज़लें। ठीक है, तो कसीदे का मतलब होता है कि जो राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाने वाला काव्य था, जो आपने देखा होगा रीतिकाल में और आदिकाल में लिखा गया था। रजज की बात करें तो ये वीर रसपूर्ण काव्य कहलाता है। इसमें भी एक तरीके से वही गज़लें कही जाती हैं जैसा कि आपने देखा होगा। भूषण की यदि आप बात करें आदि रीतिकाल में, ठीक है, रीतिकाल में यदि आप भूषण को देखेंगे तो उन्होंने भी मतलब काव्य लिखा है, वो हिंदी में था, लेकिन यहाँ पे बात करें तो रजज वीर रसपूर्ण काव्य को कहते हैं। गज़ल का अर्थ है प्रेमिका से बातें करना या प्रेमिका को अपने मन की बात कहना। ठीक है, यहाँ पे जो काव्य इस समय जो गज़ल लिखी जा रही थी, बाद में शुरू में जो प्रारंभ हुआ था वो इसी पॉइंट से प्रारंभ हुआ था। अर्थ जहाँ पे है प्रेमिका से बातें करना। और जैसा कि आप देखते हैं कि सीधे सीधे यदि कोई बात ना कही जाए तो ये गज़ल में तो माना ही गया है, लेकिन काव्य में भी माना गया है। अगर आप सीधे सीधे इजहार नहीं कर सकते हैं तो आप काव्य के माध्यम से कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो उपन्यासकार भी इतने अच्छे हुए हैं, मतलब वर्तमान में भी हैं, कि उन्होंने अपने जो कहीं ना कहीं असफल प्रेम था उसको अनेक उपन्यासों में दिखाने का प्रयास किया है। जब उपन्यास विधा पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रचनाकार ने अगर असफल प्रेम लिखा है या दाम्पत्य संबंध लिखे हैं तो उन्होंने उसको झेला नहीं है, क्योंकि उपन्यास कहानियाँ, अगर आप ऐतिहासिकता को छोड़ देते हैं और कई परिपाटियों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप यथार्थ पे आते हैं तो वह कहीं ना कहीं कथाकार या कवि उन परिवेश से परिचित होता है, तभी वो लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे प्रेमिका से बातें करना गज़ल का अर्थ होता है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी ही पढ़ना है। इनकी परिभाषाओं में बात कर ले तो गज़ल रेगिस्तान के प्यासे होठों पर उतरती हुई शीतल तरंग की उमंग है। ऐसा कहने वाले कुंवर बेचैन जी हैं। कुंवर बेचैन जी ने कहा है कि गज़ल रेगिस्तान के प्यासे होठों पर उतरती हुई शीतल तरल की उमंग है। जब आप रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में होते हैं और वहाँ पे आपको पानी ना मिले और उसके बाद जब वो पानी मिलता है, चाहे वो कितना भी गर्म हो, लेकिन वो शीतल लगता है। ठीक है, तो इस तरह का कहा है कुंवर बेचैन ने। अगला कथन कहा है, अगली परिभाषा फिर कुंवर बेचैन जी देते हैं कि गज़ल घने अंधकार में टहलती हुई चिंगारी है। जहाँ घना अंधकार हो वहाँ पे टहलती हुई, यानी कि कहीं कोई चिंगारी जब हमें दिख जाती है तो उसको क्या कहा है, उसको गज़ल कहा है। किसने? कुंवर बेचैन जी ने। आगे बात कर लेते हैं अगली परिभाषा। गज़ल ना तो प्रकृति की कविता है, ठीक है, जैसा कि छायावादी कवियों ने लिखा है, तो गोपाल दास नीरज जी कह रहे हैं कि गज़ल ना तो प्रकृति की कविता है, ना अध्यात्म की, वह हमारे उसी जीवन की कविता है जिसे हम सचमुच जीते हैं। किसने कहा है? गोपाल दास नीरज ने। गोपाल दास नीरज ने ये कहा है कि ना तो प्रकृति की कविता है, छायावादी कविता है, ना अध्यात्म की, ना भक्ति काल की, वह हमारे उसी जीवन की कविता है जिसे हम सचमुच में जीते हैं। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं। आगे कहा है एक और गज़लकार ने कि गज़ल एक लिरिक विधा है, ठीक है, जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। ऐसा कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि डॉक्टर रोहित अस्थाना ने अमीर खुसरो को, आदिकालीन कवि, आदिकाल में ही जन्म हुआ था, आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक स्वीकार किया है, क्योंकि जो आपके अमीर खुसरो थे वो गज़लकार भी थे। तो इसलिए हमने कहा है कि गज़ल का कोई ऐसा नहीं है कि दुष्यंत कुमार के आने पर ही गज़ल का प्रवर्तन हुआ है या दुष्यंत कुमार ने ही पहली बार गज़ल लिखी, ऐसा नहीं है। बीजांकुर जो हुए हैं वो आदिकाल में ही हुए हैं, और जिसके बेस पर आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं कि आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी गज़लकार के रूप में यदि आप देखेंगे तो दुष्यंत कुमार जी
मिलेंगे आपको। और वैसे अगर डॉक्टर रोहित अस्थाना के विषय में यदि बात करें तो उन्होंने माना है अमीर खुसरो को, जो आदिकालीन कवि थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गज़लकारों को और उनकी गज़लों को। चलिए, थोड़ा तेजी से आप लोगों को चलना होगा। ठीक, यहाँ पे समझाने का आगे कुछ बचेगा नहीं, सीधे सीधे गज़ल और गज़लकारों का लिखना है। ठीक है, आप साथ के साथ लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर ले पहले नंबर पर रामेश्वर शुक्ल अंचल। पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जहाँ पर गज़ल की बात है, इन आवाज़ों को ठहरा लो, इन आवाज़ों को ठहरा लो। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी की यदि बात करें तो इनका है रूप दर्शन रूपरेखा। रूप दर्शन गज़ल है और दूसरा संग्रह है गज़ल संग्रह रूप दर्शन रूपरेखा, इनका गज़ल संग्रह है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, और शमशेर बहादुर सिंह की यदि बात करें तो इनका है सुकून की तलाश, सुकून की तलाश। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो त्रिलोचन, पढ़ चुके हैं लेकिन गज़ल इनकी यहाँ पे पढ़नी है, इसलिए एक जगह संग्रह करा लेते हैं। गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल। एक ज़रा आप कमेंट कीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने का एक गज़ल संग्रह है, हमने लिखवाया है, ज़रा कमेंट कीजिए, देखते हैं आपका कितना याद है किस नाम से लिखा है गज़ल संग्रह उन्होंने। दुष्यंत कुमार। ठीक है, साए में धूप बहुत चर्चित है, साए में धूप, और इतना चर्चित है कि बस पूछिए मत, सभी को मुँह ज़बान याद है। गोपाल दास नीरज की बात करें, गोपाल दास नीरज बहुत चर्चित गज़लकार ये भी रहे हैं। इनका है नीरज की पाती, गज़ल संग्रह जो है वो नीरज की पाती नाम से इनका गज़ल संग्रह है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं तो रामदरश मिश्र जी की बात करें, उपन्यासकार के रूप में बहुत चर्चित हैं, काव्य के रूप में भी हैं, काव्य पे इनको पुरस्कार भी मिले हैं दोनों। हंसी होठ पर, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, आंखें नम हैं। दूसरा है बाजार को निकले हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग। ठीक है, कुंवर बेचैन जी की बात कर लेते हैं। कुंवर बेचैन जी की यदि बात करें तो इनका है शामियाने कांच के, बहुत महत्वपूर्ण है, शामियाने कांच के। दूसरे नंबर पे बात करें तो पत्थर की बांसुरी, पत्थर की बांसुरी। तीसरे नंबर पे यदि बात करें महावर, तीसरे नंबर पे है इनका महावर इंतज़ारों का, महावर इंतज़ारों का। फोर्थ नंबर पे बात करें तो रस्सियाँ पानी की, रस्सियाँ पानी की। इसी के बाद में बात कर लेते हैं 9वें नंबर पे अदम गोंडवी, अदम गोंडवी की यदि बात करें तो धरती की सतह, पहला गज़ल संग्रह है धरती की सतह, और दूसरा है समय से मुठभेड़, समय से मुठभेड़। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। इनका जो गजल संग्रह है इन आवाज़ों को ठहरा लो, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। हरिकृष्ण प्रेमी की रूप दर्शन रूपरेखा, ठीक है। इसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह महत्वपूर्ण है। सुकून की तलाश गजल संग्रह है। त्रिलोचन का गुलाब और बुलबुल गजल संग्रह महत्वपूर्ण है। दुष्यंत कुमार, ये सभी महत्वपूर्ण है। दुष्यंत कुमार साय में धूप, अगर आपको गजलकार में दुष्यंत कुमार याद नहीं रहे और उनकी गजल साय में धूप, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ठीक है, कहाँ चिरागा मयसर नहीं शहर के लिए, बहुत अच्छी गज़ल है। राजनीति पे इतना कटाक्ष, इतना मतलब इतना गहरा प्रहार इन्होंने किया है कि बस कहा नहीं जा सकता इस गज़ल के माध्यम से। तो दुष्यंत कुमार की है साय में धूप। गोपाल दास नीरज की यदि बात करें, ये भी बहुत अच्छे गज़लकार हैं। नीरज की पाती, नाम से ही पकड़ जाएंगे आप, नीरज की पाती। रामदरस मिश्र की बात करें तो हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग, बाजार को निकले हैं लोग, पढ़े रहिएगा। कुंवर बेचैन, ये भी महत्वपूर्ण है। कुंवर बेचैन का सामियाने कांच के महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी। पत्थर की बांसुरी, महावर इंतज़ारों का, रस्सियाँ पानी की, ठीक है। अदम गोडवी की यदि बात करें तो धरती की सतह, समय से मुठभेड़, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, हम स्क्रीनशॉट नहीं दे पाते हैं आपको, तो आप वॉइस पे थोड़ा सा पीछे जाके आप वॉइस से भी नोट कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं राजकुमार कृषक, अगला जो भी नंबर होगा आप नोट कीजिएगा। राजकुमार कृषक, राजकुमार कृषक की यदि बात करें तो इनका है नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, पत्तियाँ नहीं है पत्तियाँ हैं। आगे बात कर लेते हैं तो माधव मधुकर, माधव मधुकर की यदि बात करें तो इनका है सूर्य का सवाल, सूर्य का सवाल, और दूसरे नंबर पे है आग का राग। इसी के साथ में बात कर लेते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रकाश विवेक, इनका है धूप के हस्ताक्षर, धूप के हस्ताक्षर। इसी के साथ में बात कर लेते हैं विज्ञान वृत्त, विज्ञान वृत्त की यदि बात करें तो बाहर धूप खड़ी है, बाहर धूप खड़ी है। दूसरे नंबर पे बात करें चुप की आवाज़, चुप की आवाज़। तीसरे नंबर पे यदि बात करें जैसे कोई लौटेगा, जैसे कोई लौटेगा, ठीक है। इसी के बाद में बात कर लेते हैं महेश अश्क, महेश अश्क की यदि बात करें तो इनका है राख की जो परत अंगारों पर है, राख की जो परत अंगारों पर है। इसी के साथ में राजेश रेड्डी, राजेश रेड्डी की यदि बात करें तो इनका है उड़ान। दूसरा है वजूद, वजूद नहीं है वजूद है, आसमान। तीसरा है गज़ल संग्रह इनका आसमान से आगे, आसमान से आगे, ठीक है। देवेंद्र कुमार आर्य की यदि बात करें, देवेंद्र कुमार आर्य, देवेंद्र कुमार आर्य की यदि बात करते हैं तो इनका है किताब के बाहर, किताब के बाहर। ये था आपका गज़ल साहित्य। चलिए बात कर लेते हैं राजकुमार कृषक की नीम की पत्तियाँ, माधव मधुकर सूर्य का सवाल, आग का राग, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। सूर्य का सवाल भी, ज्ञान प्रकाश विवेक धूप के हस्ताक्षर, विज्ञान वृत्त बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज़, जैसे कोई लौटेगा।
महेश अश्क की बात करें तो राख की जो परत अंगारों पर है। राजेश रेड्डी उड़ान, वजूद आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्य किताब के बाहर। देवेंद्र कुमार आर्य को थोड़ा पढ़े रहिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं टेस्ट सीरीज के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कीजिएगा 9568802463 पर। इस पर जब आप कॉल करेंगे तो 750 रुपये जो है वो शुल्क है, और इसी में 750 रुपये शुल्क में आपको मिलेंगे 50 टेस्ट पेपर, और इसी में जो पेपर होगा वो 125 प्रश्नों पे रहेगा, 125 प्रश्नों का, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट कॉल करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 9568802463 पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी आज की जो क्लास थी, गज़ल की आपने बात की, और गज़ल में बहुत ज़्यादा नहीं थे जो प्रमुख थे। आप जैसे देखेंगे गोपाल दास नीरज हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, दुष्यंत कुमार हैं, कुंवर बेचैन हैं, और रामदर्श मिश्र का है। और कमेंट कीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कौन सा गज़ल संग्रह आपने पढ़ा था। हमने पढ़ाया है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखाया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है अगली कुछ छोटी सी विधा लाएं, या स्त्री जो कवयित्रियाँ हैं उनको हम एक वीडियो में देखें। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए रचनाकारों के साथ में, या नई काव्य प्रवृत्ति के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।